इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी 1991 के आर्थिक सुधार, जिन्हें हम अक्सर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण या एलपीजी भी कहते हैं। हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स। हमारे पास इसके लिए एक अर्थशास्त्र की किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है कि हम समझें कि ये सुधार क्यों करने पड़े, कैसे हुए और अलग-अलग सेक्टर्स पर इनका क्या असर रहा। बिल्कुल। हम संक्षेप में 1991 से पहले की जो हमारी मिलीजुली अर्थव्यवस्था थी और वो जो संकट आया था उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता था। मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों की भूमिका थी। सही। आज़ादी के बाद हमने ठीक-ठाक तरक्की भी की थी, एक औद्योगिक आधार बना, खाने के मामले में आत्मनिर्भर हुए, लेकिन कई सारे नियम कानून थे जो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को रोक रहे थे। हाँ, वो लाइसेंस राज वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल। और ऊपर से देश की बहुत बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर थी। जी। और देखिए 80 का दशक आते आते ना अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट में दिक्कतें साफ दिखने लगी। सरकार का जो खर्चा था वो कमाई से कहीं ज्यादा हो गया था। अच्छा। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा था, बैंकों से, आम लोगों से और यहाँ तक कि विदेशों से भी। और जो सरकारी कंपनियां थी, मतलब पीएसईज, उनसे भी वैसा रिटर्न नहीं आ रहा था जैसी उम्मीद थी। सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि जो विदेशी मुद्रा उधार ली जा रही थी वो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में खर्च हो रही थी। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रही थी। बिल्कुल नहीं, किसी ऐसे काम में नहीं जिससे आगे और कमाई हो सके। और फिर आया 1991 का वो संकट। मतलब हालत इतनी बिगड़ गई कि भारत सरकार के पास जो विदेशों से उधार लिया था उसे चुकाने के पैसे नहीं थे। सही, बिल्कुल यही स्थिति थी। विदेशी मुद्रा का भंडार, जिससे हम पेट्रोल वगैरह जरूरी चीजें खरीदते हैं, वो लगभग खत्म हो गया था। मैंने सुना है बस कुछ हफ्तों का ही आयात हो सकता था। हाँ, कहते हैं बस 2 हफ्ते का ही पैसा बचा था। और ऊपर से जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। ऐसे में भारत को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा मदद के लिए। अच्छा। बिल्कुल। अब उन्होंने करीब $7 बिलियन का कर्ज देने की बात तो मान ली, लेकिन साथ में कुछ कड़ी शर्तें भी रख दी। शर्तें? हाँ, कैसी शर्तें? उनका कहना था कि भाई भारत को अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी होगी, उदारीकरण करना होगा, प्राइवेट कंपनियों पर जो इतनी पाबंदियां हैं उन्हें हटाना होगा, कई सेक्टर्स में सरकार अपनी भूमिका कम करे और दूसरे देशों के साथ व्यापार पर जो रोक टोक है उसे खत्म करें। तो भारत ने ये शर्तें मान ली? हाँ, माननी पड़ी। और इसी के तहत नई आर्थिक नीति, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या NEP का ऐलान हुआ। ओके। अब इस NEP के मोटे तौर पर 2 हिस्से थे। एक तो थे फौरी उपाय, मतलब तुरंत असर वाले, जिन्हें स्थिरीकरण उपाय कहा गया। इनका मकसद था कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार को संभाला जाए और महंगाई पर काबू पाया जाए। ये तो शॉर्ट टर्म हो गए। हाँ, ये शॉर्ट टर्म थे। दूसरे थे लंबे समय के लिए संरचनात्मक सुधार। इनका लक्ष्य था अर्थव्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाना, एफिशिएंट बनाना और दुनिया के बाजार में मुकाबला करने लायक बनाना। अच्छा। और इसी दूसरे हिस्से के 3 मुख्य पिलर थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी LPG। ठीक है, तो सबसे पहले उदारीकरण को ही समझते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? पाबंदियां हटाना? हाँ बिल्कुल। आर्थिक गतिविधियों पर जो सरकारी रोक टोक थी, जो पाबंदियां थी, उनको कम करना या हटाना। वैसे तो देखिए 80 के दशक में भी थोड़ी बहुत ढील दी गई थी, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं थी। मतलब 1991 वाले सुधार ज्यादा व्यापक थे। हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे आप इंडस्ट्रीज का ही सेक्टर ले लीजिए। पहले क्या था कि कोई भी नया काम शुरू करना हो या बंद करना हो या कितना उत्पादन करना है, हर चीज के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए होता था। अच्छा, हर चीज के लिए? हाँ, लगभग हर चीज के लिए। और कई उद्योग तो ऐसे थे जो सिर्फ सरकारी कंपनियां ही चला सकती थी, उन्हें रिजर्व रखा गया था। कुछ चीजें ऐसी थीं जो सिर्फ छोटे उद्योग, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकते थे। और कई चीजों की कीमतें भी सरकारी तय करती थी। बाप रे, काफी कंट्रोल था। बहुत ज्यादा। लेकिन 1991 के बाद ये सब बदला। शराब, सिगरेट, कुछ खतरनाक केमिकल्स, डिफेंस जैसे कुछ ही सेक्टर्स को छोड़कर लगभग सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म कर दी गई। ये तो बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। सरकारी कंपनियों के लिए जो रिजर्व्ड उद्योग थे, उनकी संख्या भी बहुत कम कर दी गई। अब मोटे तौर पर परमाणु ऊर्जा और रेलवे के कुछ मुख्य काम ही इसमें बचे हैं। और छोटे उद्योगों के लिए जो रिजर्वेशन था, वो भी हटा दिया गया। कई चीजें जो पहले सिर्फ SSI बना सकते थे, अब कोई भी बना सकता था।
और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर चीजों की कीमतें बाजार को तय करने दी गई, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। अब वित्तीय क्षेत्र की बात करते हैं, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट वगैरह। यहाँ क्या बदलाव हुए? देखिए, वित्तीय क्षेत्र में भी बहुत बड़े बदलाव हुए। पहले आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन सब पर बहुत कड़ा कंट्रोल था। वो एक रेगुलेटर की भूमिका में था। सुधारों का एक बड़ा मकसद था कि आरबीआई की भूमिका को रेगुलेटर से घटाकर एक सूत्रधार या फैसिलिटेटर की बनाया जाए। मतलब वो बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को ज्यादा आजादी दे, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स वगैरह आसानी से आ सकते थे? हाँ, बिल्कुल। नए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिए गए। इसमें भारतीय भी थे और विदेशी भी। बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा भी काफी बढ़ा दी गई, करीब 74% तक। ओह, हाँ, और कुछ शर्तों के साथ बैंकों को आरबीआई से पूछे बिना नई ब्रांच खोलने या पुरानी बंद करने की भी आज़ादी मिल गई। वो देश विदेश से पैसा जुटा सकते थे। लेकिन कुछ नियंत्रण तो आरबीआई ने रखा होगा लोगों के पैसे की सुरक्षा के लिए? हाँ, बिल्कुल। लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, ये पक्का करने के लिए आरबीआई ने कुछ जरूरी नियंत्रण अपने पास रखे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह खुला छोड़ दिया। यहाँ तक कि FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बड़े विदेशी फंड्स होते हैं, उनको भी भारतीय शेयर बाजारों में पैसा लगाने की इजाजत मिल गई। अच्छा, ये भी बड़ा बदलाव था। और टैक्स सिस्टम में, उसमें भी कुछ सुधार हुए? हाँ, टैक्स सुधार भी इस पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा थे। देखिए, 2 तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, जैसे आपका इनकम टैक्स या कंपनी का प्रॉफिट टैक्स, और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स, जो सामान और सेवाओं पर लगते हैं। जी। सुधारों के बाद इनकम टैक्स की दरें धीरे धीरे कम की गई। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर टैक्स रेट कम होगा तो लोग टैक्स चोरी कम करेंगे, ईमानदारी से भरेंगे और बचत भी करेंगे। इसी तरह कंपनियों पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स भी धीरे धीरे घटाया गया। और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हुआ? उसमें तो बाद में जीएसटी आया है ना? हाँ, बिल्कुल। इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार की कोशिश लगातार चलती रही ताकि पूरे देश में चीजों और सेवाओं के लिए एक जैसा बाजार बन सके। इसी लंबी कोशिश का नतीजा था 2016 में लागू हुआ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका नारा था एक देश एक टैक्स एक बाजार। सही। उम्मीद यही थी कि इससे सरकार की कमाई बढ़े भी, टैक्स चोरी रुकेगी और बिजनेस करना आसान होगा। टैक्स भरने की प्रक्रिया को सिंपल बनाने पर भी काफी जोर दिया गया। ठीक है। और विदेश व्यापार और विदेशी मुद्रा के नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए? देखिए, 1991 में एक फौरी कदम तो ये उठाया गया कि रुपए का अवमूल्यन किया गया। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम कर दी। हाँ, इससे उम्मीद थी कि भारत में विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी क्योंकि भारतीय सामान सस्ता हो जाएगा। साथ ही रुपए की कीमत कैसे तय होगी, ये काम काफी हद तक बाजार पर छोड़ दिया गया। मतलब डॉलर की मांग और सप्लाई के हिसाब से। ओके। व्यापार नीति में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि बाहर से आने वाले सामान यानी इंपोर्ट पर लगी मात्रात्मक पाबंदियां, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ओके। और कस्टम ड्यूटी, जिसे टैरिफ कहते हैं, वो कम कर दी गई। लाइसेंस वगैरह की जरूरत भी खत्म हुई। हाँ, आयात के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत भी काफी हद तक खत्म कर दी गई, कुछ खतरनाक चीजों को छोड़कर। बल्कि अप्रैल 2001 से तो खाने पीने की चीजों और बनी बनाई उपभोक्ता वस्तुओं के आयात पर भी मात्रात्मक पाबंदियां हटा दी गईं। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि भारतीय उद्योग दुनिया के बाजार में मुकाबला करना सीखें, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं और विदेशी निवेश भी आए। साथ ही भारत से बाहर जाने वाले सामान यानी एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स भी हटाए गए ताकि भारतीय सामान दुनिया में सस्ता बिक सके और कॉम्पिटिटिव हो सके। समझ गया। तो ये तो हुई उदारीकरण की बात। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, निजीकरण। इसका क्या मतलब है? निजीकरण का मतलब है सरकारी कंपनियों यानी PSEs का मालिकाना हक या मैनेजमेंट सरकार का छोड़ देना। अच्छा, ये कैसे होता है? ये 2 तरह से हो सकता है। या तो सरकार अपना मालिकाना हक और मैनेजमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दे, या फिर पूरी की पूरी कंपनी को ही सीधे बेच दे। और ये विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? ये शब्द बहुत सुनने में आता है। हाँ, विनिवेश का मतलब है सरकारी कंपनी के कुछ शेयर्स आम लोगों या दूसरी कंपनियों को बेचना। मतलब सरकार अपना पूरा मालिकाना हक नहीं छोड़ रही, बस कुछ हिस्सा बेच रही है। तो सरकार ने निजीकरण और विनिवेश क्यों किया? क्या उद्देश्य बताया गया? देखिए, सरकार ने कहा कि इसका मकसद है सरकारी कंपनियों में अनुशासन लाना, उन्हें मॉडर्न बनाना और प्राइवेट सेक्टर की पूंजी और मैनेजमेंट का फायदा उठाना, ताकि उनकी परफॉर्मेंस सुधरे, उनकी कार्यक्षमता बढ़े। हमने नवरत्न, महारत्न कंपनियों के बारे में भी सुना है। क्या ये भी निजीकरण से जुड़ा है? ये सीधे तौर पर निजीकरण नहीं है, बल्कि ये एक तरह की रणनीति थी। सरकार ने कुछ बड़ी और अच्छा परफॉर्म करने वाली सरकारी कंपनियों को ये स्टेटस दिया। अच्छा, क्यों? ताकि इन्हें ज्यादा स्वायत्ता मिल सके
ऑटोनॉमी मिल सके, वो अपने फैसले ज्यादा तेजी से और खुद ले सकें। मकसद था कि वो ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से काम करें और दुनिया की बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकें। जैसे कौन सी कंपनियां? जैसे इंडियन ऑयल, स्टील अथॉरिटी, ये महारत्न है, HAL, MTNL, नवरत्न है, ऐसी कई कंपनियां हैं। लेकिन इस पर भी कुछ विवाद रहा है ना? हाँ, कुछ आलोचक कहते हैं कि सरकार ने इन अच्छी कंपनियों को और बड़ा बनाने में मदद करने के बजाय विनिवेश के जरिए उन्हें धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में सौंपने का रास्ता खोल दिया। लेकिन हाल के वर्षों में सरकार ने कुछ बड़ी सरकारी कंपनियों को बनाए रखने और उन्हें ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करने में मदद करने की बात भी कही है। और एक मकसद विदेशी निवेश लाना भी था। हाँ बिल्कुल। एक उम्मीद ये भी थी कि निजीकरण से देश में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ज्यादा आएगा। ठीक है। और अब तीसरा स्तंभ वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, इसे कैसे समझें? ये तो बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, शब्द बड़ा है और इसका मतलब भी काफी व्यापक है। आमतौर पर वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। लेकिन ये सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक काफी जटिल प्रक्रिया है। ये उन नीतियों का नतीजा है जो दुनिया को एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर और एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड बनाती हैं। इसमें देशों की सीमाओं से परे जाकर नेटवर्क और गतिविधियां बनाना शामिल है। कह सकते हैं कि ये दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने जैसा है, जहां एक जगह कुछ हो तो उसका असर सब जगह पड़े। बिल्कुल, जहां एक जगह होने वाली घटना का असर हजारों मील दूर तक हो। और इसका भारत पर एक बड़ा असर आउटसोर्सिंग के रूप में देखा गया। सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण का एक बहुत ही अहम नतीजा रहा है, खासकर भारत के लिए। ये आउटसोर्सिंग है क्या असल में? इसका मतलब है कि कोई कंपनी अपने कुछ काम जो पहले वो खुद करती थी या अपने ही देश में किसी और से करवाती थी, अब दूसरे देशों में स्थित कंपनियों से करवाने लगती है। जैसे कॉल सेंटर सेवाएं, जिन्हें BPO कहते हैं, अकाउंटिंग का काम, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ तक कि फिल्म एडिटिंग या म्यूजिक रिकॉर्डिंग भी। और ये IT बूम की वजह से ज्यादा हुआ? हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, IT और तेज इंटरनेट कनेक्शन ने इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। काम भेजना और पाना बहुत आसान हो गया। भारत इसमें इतना सफल क्यों रहा? क्यों कंपनियां भारत को काम देने लगीं? इसके कई कारण थे। एक तो भारत में अंग्रेजी बोलने वाले कुशल लोग काफी संख्या में उपलब्ध थे। दूसरा, यहाँ वेतन दरें विकसित देशों के मुकाबले काफी कम थीं। तीसरा, हमारी टेलीकॉम और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई, जिससे रियल टाइम में काम करना संभव हुआ। इन्हीं वजह से बहुत सी विदेशी कंपनियों ने अपने काम भारत को आउटसोर्स किए। लेकिन अब तो भारतीय कंपनियां भी बाहर जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो बहुत सी भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल हो गई हैं। वो दूसरे देशों में काम कर रही हैं, कंपनियां खरीद रही हैं, जैसे ONGC विदेश, टाटा स्टील, HCL, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स वगैरह। अच्छा, वैश्वीकरण के संदर्भ में WTO का जिक्र भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। ये 1995 में बना था, GATT नाम की एक पुरानी संधि की जगह लेकर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि देशों के बीच जो व्यापार होता है वो नियमों के आधार पर हो, कोई देश मनमाने ढंग से रोक टोक ना लगाए। WTO चाहता है कि चीजों और सेवाओं का व्यापार बढ़े, दुनिया के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। तो ये टैरिफ वगैरह कम करवाता है? हाँ, ये सदस्य देशों के बीच व्यापार की बाधाएं जैसे कस्टम ड्यूटी यानी टैरिफ या कोटा वगैरह हटाने का काम करता है, ताकि सभी सदस्य देशों को एक दूसरे के बाजार में ज्यादा आसानी से सामान बेचने का मौका मिले। भारत का WTO में क्या रोल रहा है? भारत WTO का फाउंडिंग मेंबर रहा है और हमने हमेशा विकासशील देशों के हितों की बात उठाई है। भारत में व्यापार नियमों को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमने अपनी तरफ से भी बाजार खोले हैं? हाँ, हमने अपनी तरफ से इंपोर्ट पर लगी कई पाबंदियां हटाई हैं और कस्टम ड्यूटी भी काफी कम की है। लेकिन इस पर बहस भी होती है। कैसी बहस? कुछ लोगों का मानना है कि WTO से ज्यादा फायदा विकसित देशों को हुआ है, क्योंकि ज्यादातर व्यापार तो उन्हीं के बीच होता है। विकासशील देशों को अक्सर शिकायत रहती है कि उन्हें विकसित देशों के बाजार में बराबरी का मौका नहीं मिलता, जबकि उन पर अपने बाजार खोलने का दबाव रहता है। खासकर खेती जैसे मुद्दों पर यह बहस बहुत तेज हो जाती है। ये बात तो है। तो इन सुधारों को लागू हुए अब करीब 3 दशक हो गए हैं, काफी लंबा समय है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या ये सुधार कामयाब रहे? देखिए, आंकड़ों को देखें तो 1991 के बाद भारत की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास दर में अच्छी खासी तेजी आई। कितनी तेजी?
जो दर 1980-91 में औसतन 5.6% थी, वो 2007-12 के दौरान बढ़कर 8.2% तक पहुंच गई। ये वाकई एक बड़ी छलांग थी। 8.2%, ये तो काफी ज्यादा है। ये ग्रोथ आई कहाँ से? क्या सभी सेक्टर्स में बराबर थी? नहीं, यहीं पर एक पेंच है। ये ग्रोथ मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर से आई, जैसे आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी वगैरह। अच्छा, और कृषि और उद्योग का क्या हुआ? कृषि क्षेत्र की विकास दर वास्तव में धीमी हो गई और उद्योग क्षेत्र में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वो ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं रही। 2012 के बाद कुछ सुस्ती भी आई थी, लेकिन फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी, जिसमें सर्विस सेक्टर का योगदान ही सबसे ज्यादा रहा। और क्या सकारात्मक चीजें हुईं? क्या फायदे हुए? हाँ, कई और सकारात्मक बातें भी हैं। देश में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश काफी बढ़ा। 1990-91 में जो सिर्फ $100 मिलियन के आसपास था, वो 2017-18 तक $30 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। अरे वाह! विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत तेजी से बढ़ा। 1990-91 में जो करीब $6 बिलियन था, वो 2018-19 में $400 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, भारत अब ऑटो पार्ट्स, दवाइयां, इंजीनियरिंग का सामान, आईटी सॉफ्टवेयर और कपड़ों का एक सफल निर्यातक बन गया और महंगाई भी काफी हद तक काबू में रही। ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। फायदे तो हुए, लेकिन क्या इन सुधारों की आलोचना भी हुई? क्या कुछ नुकसान भी हुए? हाँ, बिल्कुल, और आलोचनाएं काफी गंभीर हैं। कहा जाता है कि ये सुधार हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ बुनियादी समस्याओं का हल नहीं कर पाए, बल्कि कुछ मामलों में शायद बढ़ाया भी। जैसे किन मामलों में? खासकर रोजगार, खेती, उद्योग, बुनियादी ढांचा और सरकारी खर्च जैसे मामलों में। रोजगार की बात करें तो आपने कहा जीडीपी तो बढ़ी, पर क्या नौकरियां भी उतनी ही बढ़ी? यही एक बहुत बड़ी चिंता है। आलोचकों का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ तो हुई, लेकिन उस अनुपात में अच्छी पक्की नौकरियां पैदा नहीं हुई। इसे कई बार जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। अच्छा, जॉबलेस ग्रोथ। और कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ा? आपने कहा उसकी विकास दर धीमी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक, सरकार में खेती में और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई, बिजली, सड़कें, रिसर्च वगैरह में अपना निवेश कम कर दिया, जबकि हरित क्रांति में सरकारी निवेश का बड़ा हाथ था। बिल्कुल। दूसरा, खाद पर मिलने वाली सब्सिडी आंशिक रूप से हटा दी गई, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती की लागत बढ़ गई। तीसरा, बाहर से आने वाले कृषि उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई और आयात पर लगी पाबंदियां हटा दी गईं। इससे भारतीय किसानों को विदेशी सस्ते माल से मुकाबला करना पड़ा, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। और चौथा, क्योंकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो किसानों ने खाने की फसलें जैसे गेहूं, चावल की जगह नकदी फसलें जैसे कपास, गन्ना वगैरह पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे देश में अनाज की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। समझ गया। उद्योग क्षेत्र में भी मंदी की बात कही जाती है, उसके क्या कारण थे? हाँ, औद्योगिक विकास दर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। एक कारण तो यही था कि सस्ते विदेशी माल के आने से घरेलू चीजों की मांग कम हो गई, लोग इंपोर्टेड सामान खरीदने लगे। दूसरा, देश में बिजली, सड़क जैसे बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी रुकावट बनी रही, पावर कट्स वगैरह की समस्या। तीसरा, भारतीय कंपनियों को विकसित देशों के बाजार में अपना माल बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्यों? वहां तो बाजार खुले होने चाहिए थे। कहने को खुले थे, लेकिन वहां कई तरह की नॉन टैरिफ बाधाएं थीं। मतलब कस्टम ड्यूटी तो कम थी, लेकिन दूसरे बहाने बनाकर रोक लगा दी जाती थी। जैसे अमेरिका ने भारतीय कपड़ों पर कोटा नहीं हटाया काफी समय तक। अच्छा, और निजीकरण और विनिवेश, उस पे भी सवाल उठे? हाँ, उस पे भी काफी आलोचना हुई। आलोचकों का कहना है कि कई बार सरकारी कंपनियों की संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, उन्हें अंडर वैल्यू किया गया और सस्ते में बेच दिया गया। इससे सरकार को नुकसान हुआ। और जो पैसा आया उसका क्या हुआ? अक्सर ये देखा गया कि जो पैसा विनिवेश से मिला, उसे उन कंपनियों को बेहतर बनाने या सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्च करने के बजाय सरकारी घाटा पूरा करने में लगा दिया गया। तो फिर उनकी कार्यक्षमता कैसे सुधरती? बिल्कुल, इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या निजीकरण से वाकई कंपनियों की कार्यक्षमता में वो सुधार हुआ जिसका दावा किया गया था? और टैक्स सुधारों का नतीजा क्या रहा? क्या टैक्स कम करने से सरकार की कमाई बढ़ी जैसा सोचा गया था? ऐसा लगता है कि टैक्स रेट कम करने से सरकार की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी। कस्टम ड्यूटी कम करने से भी सरकार की कमाई घटी। फिर विदेशी निवेशकों को टैक्स में कई तरह की छूट दी गई, उससे भी राजस्व पर असर पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा कम हो गया।
तो मतलब सोशल सेक्टर पे खर्च कम हुआ। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि उस पर दबाव पड़ा। वैश्वीकरण को लेकर भी अलग अलग राय है, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, बिल्कुल। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे भारत को दुनिया के बाजार तक पहुंच मिली, नई टेक्नोलॉजी आई, भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल प्लेयर बन सकीं, अवसर बढ़े। और आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं कि ये असल में विकसित देशों की एक रणनीति है अपने बाजार फैलाने की। इससे गरीब देशों के आम लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी पहचान और रोजगार पर संकट आया है और दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ी है। अच्छा, तो क्या ये असमानता भारत में भी बढ़ी है? कुछ स्टडीज तो यही कहती हैं। उनका तर्क है कि 1991 का संकट भारत में पहले से मौजूद गहरी असमानताओं का ही नतीजा था और सुधार जो काफी हद तक बाहरी सलाह पर आधारित थे, उन्होंने इस खाई को और चौड़ा कर दिया। मतलब फायदा कुछ ही लोगों को हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सुधारों का फायदा मुख्य रूप से अमीर तबके और कुछ खास क्षेत्रों जैसे आईटी, फाइनेंस, टेलीकॉम को ही मिला, जबकि खेती और पारंपरिक उद्योग जो आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, वो पीछे छूट गए। तो कुल मिला के इन 3 दशकों के सुधारों से हमने क्या सीखा? एक निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि 1991 के सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। इसमें कोई शक नहीं। भारत दुनिया से कहीं ज्यादा जुड़ गया। हाँ, वो तो है। जीडीपी बढ़ी, विदेशी मुद्रा आई, निर्यात बढ़ा, ये सब सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इसका फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा। रोजगार की समस्या, खेती का संकट, उद्योगों की धीमी रफ्तार और बढ़ती असमानता जैसी चुनौतियां आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। मतलब तस्वीर मिली जुली है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री भी यही दिखाती है कि तस्वीर सीधी सपाट नहीं है। इसमें कई रंग हैं, कई परतें हैं, कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल। तो ये चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिसका जवाब शायद सीधा नहीं है और शायद इस चर्चा का विषय भी नहीं, लेकिन सोचने लायक जरूर है। जी। ये देखते हुए कि सुधारों के नतीजे मिले जुले रहे हैं और असमानताएं बढ़ी हैं, तो भविष्य में भारत को किस तरह के आर्थिक बदलाव या कह सकते हैं पॉलिसी एडजस्टमेंट्स करने चाहिए ताकि वैश्विक जुड़ाव के साथ साथ देश के भीतर खासकर खेती और पारंपरिक उद्योगों जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा समावेशी विकास हो सके। मतलब ग्लोबल इंटीग्रेशन और डोमेस्टिक वेलफेयर के बीच संतुलन कैसे बने? हाँ, ये आज के समय का सबसे बड़ा सवाल है शायद। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।